प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। अभी तो ये बात रही वक्फ विल और इसके पीछे की जो आंदोलन चले आ रहे हैं। बिल से पसमानदा मुस्लिमों को और खास करके जो वंचित मुस्लिम हैं, जो इसमें लाभ भी हैं, उनको क्या क्या फायदे हैं? देखिए, कोई भूखा हो उसे एक रोटी मिल जाए उसके लिए बड़ी बात होती है। पहली बार इतिहास में आपका पसमानदा मुसलमानों का जिक्र तो आया, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी, किसी जेपीसी ने बुलाया, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो वक्फ बोर्ड है, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैं अपने आर्टिकल्स में लिख के पहले भी कह चुका हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज वक्फ कानून वक्फ के खिलाफ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट वक्फ। वक्फ एक इस्लामिक ट्रेडिशन है, हम उसे मानते हैं, हम भी मुसलमान हैं। हम सिर्फ मिसमैनेजमेंट के, करप्शन के, इनजस्टिस के, मिस गवर्नेंस के खिलाफ हैं, और इनके खिलाफ होना इस्लाम के खिलाफ नहीं होता। हम वक्फ के खिलाफ नहीं हैं। दो प्रकार के वक्फ हैं। वक्फ अलल खैर जो 98% है, वक्फ अलल औलाद वो 2% है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा होगा उसमें करप्शन ज़्यादा होगा, जो कम होगा उसमें करप्शन कम होगा। तो मिस मैनेजमेंट का मसला है, मिस गवर्नेंस का मसला है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मसला है। इस बिल के आने के बाद मुझे सरकार से बहुत जल्द उम्मीद है कि इसको कार्यान्वयन करेगी और पसमानदा मुसलमानों को हर जगह लाएगी। मतलब हर वक्फ 32 वक्फ बोर्ड है देश के अंदर, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, और हर जगह शिया सुन्नी भी हैं और सुन्नी भी हैं। वो CWC भी है दिल्ली के अंदर। और मैं चाहूँगा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो अधिकारी बैठे वो भी पसमानदा मुसलमान ही बैठे। ये बहुत ही जरूरी आपने एक डिमांड की है। सरकार या फिर सरकार से संबंधित जो लोग हैं या फिर जो पसमानदा मुस्लिम वंचित मुस्लिमों के पक्ष में खड़े होने वाले हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार ये सुनने को मिलता है कि जो वक्फ बोर्ड का जो CEO होता है, मतलब चपरासी से लेके और आला अधिकारी तक सारे अफसर होते हैं। बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही सुना। सारा करप्शन जो है ना, वक्फ बोर्ड का वक्फ काउंसिल का, वक्फ मैनेजमेंट का, वक्फ ट्रायंगल का, सारा अशराफ के हाथ में होता ही नहीं है। और जो मुसलमान चाटुकार होते हैं उनको मैं बनाया था, जो दस्तखत कर देते हैं आगे। और वक्फ बोर्ड का काम क्या है? सिर्फ मुकदमेबाजी, मुकदमेबाजी, मुकदमेबाजी और मुकदमेबाजी। इतना बड़ा बोर्ड है, सारे नॉन मुस्लिम भाई कहते हैं कि साहब आर्मी, रेलवे के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो इसे भी मालदार होना चाहिए ना, इसे भी मालदार होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास पैसे होने चाहिए बहुत। आपको जब बताऊं, मेरा कज़न वक्फ बोर्ड का वकील है, वो मुझे फोन करके कहता है, शारिक भाई मेरी सैलरी दिलवा दो, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा 3 साल से। उनके पास वकीलों को पैसे देने के पैसे नहीं होते, ये सब खा जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ करप्शन, करप्शन और करप्शन। मुझे दिल्ली वक्फ बोर्ड ये बताए कि कितने अस्पताल चला रहा है, कितनी बेवाओं को ये पेंशन दे रहा, कितने यतीम खाने खोल रखे हैं इसने। आई नीड ए कंप्लीट वाइट पेपर ऑन इट। यूपी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड भी और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी, बिहार का शिया वक्फ बोर्ड भी और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी, एक वाइट पेपर दे। आसाम का भी दे, बंगाल का भी दे, बिहार का भी दे, यूपी का भी दे, दिल्ली का भी दे, राजस्थान का भी दे, मध्य प्रदेश का भी दे,
तेलंगाना का भी दे, आंध्र प्रदेश का भी दे, महाराष्ट्र का भी, इस देश के सारे वक्फ बोर्ड शिया सुन्नी ये बताएंगे वो क्या कर रहे हैं। और उनकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, इलीगल कब्जा है, सरकार उसको खाली कराए। कुछ जमीनों का कब्जा सरकार ने किया है, चलो मान लिया। कुछ जमीनों का कब्जा आपके हमारे हिंदू भाई ने कर रखा है, चलो मान लिया। लेकिन 50% से ज्यादा कब्जा, 60% कब्जा तो मुसलमानों ने खुद कर रखा। वो छोड़े, चांदनी चौक में जहां किराया एक नॉर्मल किराया दुकान का कितना होगा आप बताइए, आप बताइए। 1 लाख। कटरा नाज में, कटरा नाज एक कटरा शाहू महाराज है चांदनी चौक में, कटरा महल लाल है, कटना प्यारे लाल है, कटना नंज खाना है, और आपका ये आपका खारी बावली है, सारी बाजार वक्फ हैं, सारे बाजार वक्फ हैं। और किराया क्या है और किसके पास है? कुछ मुसलमानों के पास है, कुछ हिंदुओं के पास है। किराया क्या है? 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। ओके, और जो नॉन वर्क प्रॉपर्टी उनका किराया क्या है? मैकडोनल्ड्स ने अभी स्टोर बनाया है चांदनी चौक में, जानते क्या किराया? 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए 200 स्क्वायर फीट का किराया है। अभी एक मॉल बन रहा है, कितने में बिका है? जो लैंड माफिया वहां पर भी तो है ना, हर लैंड माफिया तो हर जगह होता है, कुछ गजों में बेचता है, कुछ बीघों में बेचता है, फर्क ये होता है बस। जो गजों में बेचने वाला बिल्ली मरान में लैंड माफिया है, मैं वो वक्त में नहीं बना, मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसकी मार्केट वैल्यू से, और उसकी उस जो बराबर वाली वक्त की दुकान है उसका किराया है 500 रुपए और इसका किराया है 10 लाख रुपए। तो ये मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। अगर वो पैसे उसको भी सही मिल, सुनने में भी आया है कि उनसे किराया तो लिया जाता है वैसे ही, ये भी है, ये भी है, ये भी होता है। अब मैं इसको नेगेट नहीं करूंगा, ये भी होता है। लेकिन नए वक्फ आने के बाद में सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होंगी और कोई अपनी पुरानी जगह छोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई मुझसे कहे शाह साहब ये छोड़ दो आप और हम ले लो, कहूँगा नहीं भैया, मैं वैसे भी दे रहा हूँ लीगली आपको, तो इसके 100 रुपये आप मुझसे 120 रुपये ले लो, लेकिन लीगल कर लो, कोई नहीं जाएगा। बस गवर्नमेंट की विल, गवर्नमेंट का हार्डनेस और फ्यू कटिंग ऑफ द हेड्स, कुछ हेड्स को रोल गवर्नमेंट कर देगी ना तो सब सही हो जाएंगे। और वक्फ बोर्ड हो या हज कमेटी को, माफ कीजिएगा, हज कमेटी से कर लिया, ये अड्डे हैं करप्शन के। और हमारे एक बड़े मोहतरम मौलाना थे अलीगढ़ में, वो हमसे कहते थे वक्फ बोर्ड चाहे सुन्नी हो या शिया हो, ये इनकी पूरी जमीन अल्लाह ताला काट के जहन्नुम में फेंक देगा, क्योंकि जहां जो लोग बैठे हैं, जो इनके चेयरमैन हो या बोर्ड के मेंबर हो या इनके अफसरान हो, सब करप्शन है। और लखनऊ में तो वक्फ बोर्डों का करप्शन का बुरा हाल है, बिना पैसे दिए के कुछ काम हो ही नहीं सकता। नाम सब अल्लाह रसूल का लेते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, रसूल रसूल, ना तौबा तौबा, या अली, शिया या अली कहते हैं, या हुसैन, और सब करप्शन, पूरा करप्शन करते हैं। इनको तो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए जाए, सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर, और सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के इनका ऑडिट हो और इनसे काम कराया जाए। जो जायज वक्फ है, जो रजिस्टर्ड वक्फ है, उन सबको सही हैं, उनका नियमावली बना के डिजिटलाइज किया जाए और रेगुलराइज किया जाए। और उनकी जो नाजायज कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, चाहे मुसलमानों ने कर रखे हो या हिंदुओं ने कर रखे हो या गवर्नमेंट ने कर रखे हो, तो छुड़वाया जाए और वक्फ को सौंपा जाए। ये बड़ा रेगुलेशनाइज कदम होगा, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और सारी बातें करने के बाद मैं ये कहता हूँ, जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं करें, उनका अधिकार है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, 86 नहीं है कि शाहबानों के विरुद्ध कोर्ट गवर्नमेंट चली जाएगी, एक्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। बहुत पानी बह गया, बहुत लोग पढ़ लिख गए, बहुत लोगों के दिमाग खुल गए। 86 नहीं है, 2025 है,
तो ज़रा होश में, जोश छोड़ के होश में से काम लें। देश मर्यादा, मान सम्मान और इस्लाम की वैल्यूज़ को हाजिर नाजिर जगते हुए सोचें, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़ो, नहीं बढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। हमारी समस्या ये है मुसलमानों की, ख़ास तौर से अब पसमानदा मुसलमानों की, मैं थोड़ी नेगेटिव कहूँगा इसमें, कि हमें 30 साल बाद समझ में आता है कि हम गलत थे। एकदम समझ में नहीं आता हमें, 30 साल बाद कहते हैं हाँ हमसे गलती हो, जो कि मौलाना अली मियां नदवी ने लिखा है अपनी किताब में, अपनी बायोग्राफी में, कि हाँ शाह बानो में हमसे गलती हुई थी। तो आप कैसे विजनरी थे भाई? लीडरशिप तो वो होती है जो दीवार के पीछे का देख लो। आपको मालूम ही नहीं था? अशोक सेन जैसा मंत्री, इतना स्मार्ट लॉ मिनिस्टर था वो, उसने समझ लिया था ये गलत हो रहा। उसने अपनी ड्राफ्टिंग से ऐसा करा, ये इनकी समझ में नहीं आया क्या लिखा। उसने कुछ करा नहीं, उसने अपनी ड्राफ्टिंग से ऐसा ड्राफ्ट किया, ना इनकी इंग्लिश समझ में आई, ना इनकी हिंदी समझ में आई, ना इनकी उर्दू समझ में आई। लिखा गया, उन सब लिख के कह दिया। जब एक जूनियर मिनिस्टर ने उससे कहा कि सर ये तो धोखा हुआ इनके साथ, बोले इनको ऐसी बेवकूफ़ बनाया जाता। और जूनियर मिनिस्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अब तो कहीं के राज्यपाल हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे खुद बताया कि मैंने कहा सर ये तो धोखा हो जाएगा, हम तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। बोले इन्हें ऐसी बेवकूफ़ बनाया जाता। तो देश की समस्याएं जो हैं उन्हें सॉल्व करते हुए चलिए, आगे बढ़ते हुए। अभी एक MP साहब है, उनका नाम भी अदीब, इत्तेफाक से मेरे सीनियर हैं लीडर के, उनका मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम ये लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारी औलादें लड़ेंगी, उनके मरने के बाद उनकी औलादें लड़ेंगी, और फिर उनकी औलादें लड़ेंगी। बताइए कितना अहमकाना, मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, मेरे बड़े हैं वो। ठीक उन्होंने अपनी किताब में लिखा, वो कौम क्या तरक्की करेगी जो अपने बच्चों के लिए मसले छोड़ के जाए। कितनी बड़ी बात, अपने बच्चों के लिए मसले सॉल्व करके जाओ। और अदीब साहब ने उस दिन जो कहा कि हम लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे, फिर और उनके बच्चे लड़ेंगे, तो आप तो अपने बच्चों के लिए मसले छोड़ के आओगे। अदीब भाई, आप मेरे बड़े हो, राज्यसभा के MP रह चुके हो आप, अलीगढ़ के प्रेसिडेंट रह चुके हो, वो भी अडॉक के अपॉइंटेड प्रेसिडेंट थे आप। लोग समझते हैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, और अडॉक के प्रेसिडेंट थे अदीब भाई। वक्त को लेके अभी जो एक चर्चा चल रही है, खासकर बिल को लेके बहुत सारे डिबेट हुए, उसमें पक्ष विपक्ष, कुछ लोग न्यूट्रल भी थे, कुछ मौलाना लोगों के भी कुछ तहरीरें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, इन सब चीज़ों को बन जाना चाहिए था, ये नहीं बना। फिर जो लोग विवाह निश्चित या बाकी जो देखा जाए तो बिल्कुल हास्य की जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो आपको क्या लग रहा है कि इससे अब ये सब चीजें बनने के कितना? मैं देखिए, मैंने भी एक अपना JPSC में जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था कि ये ज़मीनें जो हैं, सरकारी ज़मीनें जिस पर कब्जे हैं, बड़े बड़े लैंड माफिया उसके, इस पर सरकार कब्जा कर ले और यहाँ स्कूल बना दे, यहाँ हॉस्पिटल बना दे, यहाँ फैक्ट्रीज बना दे हैं। और उसमें यह है कि उसमें जो आमदनी हो वो वक्फ बोर्ड को दे दे, उसके थ्रू उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल जाए, उनकी विधवाओं को पैसे मिल जाए, नादार यतीम बच्चों को पैसे मिल जाए, या फिर इसमें कुछ जॉब्स के लिए जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको नौकरी मिल जाए। सिंपल बात है, वेल क्वालिफाइड के तो आएंगे ही सब लोग जो आए हैं, उसमें हिंदू भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सिख भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, और पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ जॉब का रिजर्वेशन कर दे, मतलब 10%, 5%, ताकि वो भी आ जाए। 90% को ओपन रखे, 10% पसमानदा मुसलमानों के लिए जॉब का रिजर्वेशन कर दें, ताकि इनको आसानी हो जाएगी थोड़ा आगे बढ़ने में। जो कमज़ोर होता है ना, जैसे आपने रिले रोज़ देखी होगी कि जो बच्चा हैंडीकैप होता है उससे भागने का दिल होता है, तो उसे पैर आगे खड़ा कर देते हैं, फिर तुम आगे खड़े हो जाओ, 15-20 मीटर आगे खड़ा हो गया, और फिर रेस शुरू होती है तो वो आगे से भागता है। तो अब ये वक्त है कि करते, बाद में से बंद करते। ये बहुत ही अच्छी सलाह है आपकी। मुझे लगता है कि जिसको लेके पूरी ये मुहिम चल रही है, या फिर जो न्यूट्रल लोग, खासकर नॉन पॉलिटिकल हैं, वो जो लोग अपना मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं। 15-20% कर दें, और बाद में एक वक्त के बाद समय सीमा करें, ये ना जिंदगी भर नहीं, 50 साल बाद, 100 साल के बाद इसको बंद कर दें। लेकिन इसे कर, क्योंकि इससे ये मुसलमानों की को ये भी हो जाएगा, हमारी ज़मीन थी, हमें प्रेफरेंस मिल गया, हिंदुओं को भी दें, सबको दें, कारखाने बनाएं, अस्पताल बनाएं,
वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट सरकार का एम्प्लॉयमेंट हो उसमें ये कर दें, जो एम्प्लॉय रखें, तो उससे ज़मीन का इस्तेमाल भी होगा, खाली पड़ी हुई ज़मीन। सही साहब, एक चीज और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अभी विपक्षी पार्टियां जो है वो बरकरार रही है। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे थे कि बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल मुद्दे छेड़े जाते हैं ताकि जो कम पढ़े लिखा जो मुस्लिम तबका है वो इस पे रेडिकलाइज हो जाए। तो कुछ हिंदू पार्टियां भी, मतलब जिसके सदर हिंदू लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसमें हिंदू को रखा जाएगा वक्फ बोर्ड में और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है राजनीति करना। पॉलिटिकल पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो क्या तबलीगी जमात वाले राजनीति करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती है, करने दी। अब यह है कि आवाम जो होती है बेचारी बहुत ना समझ, ना बिल्कुल समझ, ना बिल्कुल उसका दिमाग के जो पहलू होते हैं बंद होते हैं। तो राजनीतिक पार्टी राजनीति कर रही है, करने दी, उनका काम है राजनीति करना। एक समय के बाद राजनीति खत्म हो जाती है। मंडल कमीशन की जब के विरोध में कितनी राजनीति हुई, देखा था आपने? देखा, हम तो सब बच्चे बच्चे थे उस टाइम, लेकिन अब खत्म, आपको ही होता, सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक समय के बाद एक्सेप्टेंस का दौर होता है। विवेकानंद ने कितनी शानदार बात कही, इंडिया इज लैंड ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। रिजेक्शन नहीं है, एक्सेप्टेंस है। सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सब जो भी काम भी हो रहे हैं देश में, जो पिछली सरकारों ने भी की और ये सरकार भी कर रही है, वक्फ को लेके जो एक धार्मिक मान्यताएं बना के रखी गई है कि वक्फ का बिल जो पास कर दिया है तो इससे मजार या फिर जो कब्रगाह, मस्जिद या दूसरे कोई भी खानकाह है या फिर इस्लामिक मान्यताओं से जुड़े हुए जो जगह है उस पर सरकार कब्जा कर लेगी, उसको हटा देगी और उसको तोड़ फोड़ करेगी। तो ये इसमें कितने सच्चाई आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो जिन लोगों ने जो ये वाली बातें कर रहे हैं वो दे आर नॉट एजुकेटेड। दे शुड रीड वक्फ बिल फर्स्ट एंड द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द पार्टीज एंड देयर एमपीज। वक्फ बिल विल बी रिजेक्टेड, इज नॉट फ्रॉम द लास्ट डेट, इट विल बी इन 2025। अभी से इम्प्लीमेंट होगा, पुरानी चीज़ें जैसी थी वैसी ही रहेंगी। अब कोई नया बिल बनाया वक्फ करेगा, फॉर एग्जाम्पल विनय शुक्ला साहब वक्फ करना चाहते हैं, तो उस पर ये सारी चीज़ें लागू, सारे कानून लागू होंगे। पुराने जो कानून हैं उनकी जांच होगी बस। कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई इमाम बाड़ा, कोई कब्रिस्तान नहीं जा रहा आपका, आपके पास था, है और महफूज रहेगा। ये वाली मैंने बात ऑल इंडिया आकाशवाणी के इंटरव्यू में कही है। कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही, आपके पास थी, है और रहेगी, बस उसका मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होने का, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड होंगी। और वक्फ मुसलमानों का रिचुअल है, ट्रेडिशन है। सऊदी अरब का जो खाने काबा है, हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद जो है वो वक्फ के थ्रू मैनेज होती है। उसका कस्टोडियन किंग होता है। और जो आपका मस्जिद अक्सा है जेरूसलम में, वो भी वक्फ है, उसका कस्टोडियन वहाँ का इमाम होता है। और आपको बताऊं, लोगों ने नोटिस नहीं किया, हमदर्द दवाखाना भी पहले वक्फ था, वक्फ लिखा होता था, पहले इस पर लिखा होता था हमदर्द वक्फ। अब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने पैसे खिला बुला के रिश्वत दे के वो हटवा दिया, क्योंकि वो हकीम अब्दुल हमीद साहब वक्फ कर गए थे, दवाखाना ही पूरा वक्फ कर गए थे, जब पुरानी दिल्ली में थे वो चांदनी चौक में। आपने मुझे सही आप मेरी बात को तायीद करी। पहले हमदर्द रूह अफ़ज़ा की बोतलों पे, ये हमदर्द के प्रोडक्ट पे वक्फ, हमदर्द वक्फ ब्रैकेट में लिखा था वक्फ। आपको क्या लग रहा है कि अभी जिस तरीके से एक फासला बना कर रखा गया था पिछले 70 सालों में, मतलब सामाजिक विविधताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसको हम सामाजिक संस्कृति भी कहते हैं बेसिकली, तो सामाजिक संस्कृति सामाजिक न्याय से भी उभरती है कि जब उसको हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक उसको प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं देंगे, तब तक उसकी जो अपनी भावनाएं और उसकी अपनी जो हुनर है वो मिक्सअप नहीं होगा। अभी के समय में जो जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम का संज्ञान लेने के बाद या फिर उनके समस्याओं पे बात करने के बाद से जो एक माहौल बना है देश में, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि जो पुरानी गंगा जमुनी तहजीब थी, क्या वो फिर हम उसको रिक्लेम कर पाएंगे? गंगा जमुनी तहजीब तो आज भी है।
मतलब और पहली वाली है। आपने कभी पहले किसी कुंभ में, किसी मस्जिदों में हिंदू को चढ़ते हुए देखा? किसी इमामबाड़ों में, दरियाबाद के इलाहाबाद में इतने बड़े बड़े शियाओं के इमामबाड़े हैं, वो कभी नहीं खुले। इस बार कुंभ में सारे खुल गए। सारे इमामबाड़ों में, सारी मस्जिदों में, सारे मुसाफिर खानों में, सारे यतीम खानों में आलू पूरी बट रही थी। मैंने खुद देखा, मैं पटना से लौट के आ रहा था, कैंप लगे हुए थे मुसलमानों के। तो गवर्नर जनरल तहसील तो अब भी है। बस ये है, थोड़े बहुत उसके कलर्स चेंज होते रहते हैं, कभी डार्क हो जाते हैं, कभी लाइट हो जाते हैं, वो तो नेचुरल प्रभाव है। मैं असल में जानना ये चाह रहा था कि अभी जो एक ताना बाना पॉलिटिकल कारणों से हिंदू में भी और मुस्लिम में भी दोनों पॉलिटिकल लोग जो थे वो इस फासले को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन अब जब से पसमंदा की बात होने लगी है या फिर मुस्लिम धर्म के अंदर सामाजिक न्याय की बात होने लगी है, तो ये फासले क्या अब मिटेंगे? मिटेंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियरिफाई कर दूं कि पसमानदा मुसलमान कभी भी कन्फ्रंटेशनल मूड में हिंदू के था ही नहीं। लड़ाई किससे होती है? जो पावर में होता है। पसमानदा मुसलमानों के पास कोई पावर थी नहीं। जिनको मोहरा बनाया जाता है। न हमें दिल्ली सल्तनत हो, स्लेव डायनेस्टी हो, तुगलक हो, खिलजी हो या मुगल्स हो, उनके टाइम में कभी नहीं रही। उसके बाद ब्रिटिशर्स का पीरियड आया, कभी नहीं रही। ब्रिटिशर्स ने आगे डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू किया, उसमें वो बहुत कामयाब रहा। लॉर्ड क्लाइव से लेके मकेले हो गए और क्रॉसन से लेके माउंटबेटन तक लोगों ने वो रोल प्ले किया, कामयाब रहे। लेकिन पसमानदा मुसलमान तो कभी रोल में था ही नहीं। जब जो आदमी, ये इट वाज ए फाइट बिटवीन एलीट हिंदू एंड एलीट मुस्लिम। असल में जो एक नोशन क्रिएट करके रखा गया था, नोशन क्रिएट क्यों कर रखा है? वो चीजें अब आपको कटती हुई दिख रही है। कटती हुई दिख रही हैं। पहली मसला ये है, देयर वाज बोथ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ साइड्स। एलीट हिंदू को ये मालूम था मुसलमान